हाँ, तो कहाँ तक हुआ था जी? अच्छा, विद्युत चालकता बता दिए थे। प्रतिरोध प्रतिरोधकता हो गया था ना। पिछला क्लास वीडियो क्लास चला था। और प्रतिरोध और प्रतिरोधों से संबंधित एक और विशिष्ट तथ्य, विशिष्ट प्रतिरोध, उसके बारे में पढ़े थे। चालकता और विशिष्ट चालकता में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकता, अब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सबसे पहले ये जानना है कि प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन आखिर करते क्यों हैं? क्या कारण से हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं? एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में भिन्न भिन्न तरह से जोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। संयोजकता नहीं, संयोजन। एक से अधिक प्रतिरोधों का भिन्न भिन्न तरह से जोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। और प्रतिरोधों का संयोजन हम क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, विद्युत परिपथ में इच्छा के अनुसार विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए जब हम किसी विद्युत परिपथ में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इच्छा के अनुरूप विद्युत धारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रतिरोध का संयोजन करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर एक विद्युत परिपथ है मान लीजिए, और उस विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, लेकिन वहीं पर हमें यहां पर केवल चाहिए कितना एम्पियर? 3 एम्पियर। तो कुछ प्रतिरोधों को इसमें जोड़ देंगे तो ताकि 5 एम्पियर की जगह यहां पर कितना आए? 3 एम्पियर आए। तो प्रतिरोधों का संयोजन इसलिए किया जाता है कि ताकि हम इच्छा के अनुरूप विद्युत धारा को प्राप्त कर सके। किसी विद्युत परिपथ में इच्छा के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए ही प्रतिरोध का क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है। प्रतिरोध का संयोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और कॉम्बिनेशन होता है जिसमें इस दोनों को मिला दिया जाता है और उसे कहते हैं दोस्तों क्या? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। विद्युत परिपथ में इच्छा के अनुरूप विद्युत धारा को
प्राप्त करने के लिए ही प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य दो प्रकार से होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। एक और संयोजन कहलाता है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यानी कि मिश्रित संयोजन ऐसा संयोजन है जिसमें परिपथ में प्रतिरोध सीरीज क्रम में भी जुड़े होते हैं और पैरेलल क्रम में भी जुड़े होते हैं। अब आइए दोस्तों समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। सीरीज कॉम्बिनेशन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब सारे प्रतिरोधों को एक ही वायर से जोड़ दिया जाए, एक ही वायर से जोड़ दिया जाए, सारे प्रतिरोध को एक ही वायर से जोड़ दिया जाए। यहां पर मान लीजिए दो प्रतिरोध है, सॉरी 2 3 4 5, कितना प्रतिरोध है? 5 प्रतिरोध। 6 प्रतिरोध, 6 प्रतिरोध। ये एक विद्युत परिपथ है और इस विद्युत परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है? 6। अब 6 प्रतिरोध एक ही चालक तार से जुड़े हुए हैं कि नहीं? है कि नहीं है? जब सारा प्रतिरोध एक ही चालक तार से जुड़ा हुआ है, जब सारा प्रतिरोध एक ही चालक तार से जुड़ा हुआ हो तो इसी संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का सबसे बड़ा विशेषता है कि इसमें जितने भी प्रतिरोध होते हैं वो सब एक ही चालक तार से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को देखिए, इस कॉम्बिनेशन को देखिए, इस कॉम्बिनेशन को देखिए और इन कॉम्बिनेशनों में आप प्रतिरोध को कितने चालक तार से जुड़े देख रहे हैं? कितने चालक तार से जुड़े देख रहे हैं? एक चालक तार से जुड़े देख रहे हैं। तो जब सारे प्रतिरोध या प्रतिरोध से युक्त किसी विद्युत उपकरण को, जब सारे प्रतिरोध या प्रतिरोध से युक्त विद्युत उपकरणों को हम एक ही चालक तार से जोड़ते हैं तब ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? जैसे एक संयोजन देखिए, क्या यह संयोजन आपको श्रेणी क्रम लग रहा है? इसमें यहां पर एक विद्युत स्रोत है जिसे 1 2 और कितना चालक तार निकला? 3 चालक तार में अलग अलग प्रतिरोध है कि नहीं है? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी पहचान कि सारा प्रतिरोध एक ही चालक तार से जुड़ा रहता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान दीजिए, जब प्रतिरोधों को या प्रतिरोध से युक्त विद्युत उपकरण एक ही चालक तार से जुड़े रहकर संयोजित रहते हैं, एक ही चालक तार से जुड़कर संयोजित रहते हैं, तो संयोजन के इस तरीके को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषताओं को समझते हैं। श्रेणी क्रम के संयोजन की विशेषता है कि इस संयोजन में विद्युत धारा
इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन की पहली विशेषता की प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। धारा का मान क्या होता है? समान होता है। क्लियर बात समझ में आई? मान लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन है, अगर R1 में 1 एम्पियर की धारा है तो निश्चित है R2 में कितना एम्पियर होगा? 1 एम्पियर होगा। R3 में कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। श्रेणी क्रम संयोजन की मुख्य विशेषता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होता है? दूसरी विशेषता है दोस्तों, दूसरी विशेषता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर जिसका SI मात्रा क्या होता है? वोल्ट का मान समान नहीं होता है। वोल्ट का मान समान नहीं होता है। वोल्ट का मान समान नहीं होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्ट का मान समान। अगर यहां पर दोस्तों 10 वोल्ट है तो यहां पर 10 वोल्ट नहीं होगा, अलग होगा। यहां पर वोल्ट का मान क्या होगा? अलग होगा। श्रेणी क्रम संयोजन की दो मुख्य विशेषताएं कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है, लेकिन वोल्ट का मान समान। श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है, लेकिन वोल्ट का मान समान। क्लियर हो गया? समझ गए? जब एक से अधिक प्रतिरोधों को एक ही चालक तार में जोड़कर संयोजित करते हैं तो संयोजन के इस तरीके को क्या कहते हैं? जब प्रतिरोधों को एक से अधिक प्रतिरोधों को एक ही चालक तार में जोड़कर संयोजित करते हैं तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्ट का मान समान नहीं होता है। वोल्ट का मान समान नहीं होता है। विद्युत धारा का मान समान होता है, लेकिन वोल्ट का मान समान नहीं होता। क्लियर? श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध। अब हम ये जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान कैसे निकलेगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए कि जब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये समतुल्य प्रतिरोध जिसको अंग्रेजी में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, ये समतुल्य प्रतिरोध है क्या। जब कई सारे प्रतिरोध एक ही चालक तार से जुड़ा हुआ हो, जब कई सारे प्रतिरोध एक ही चालक तार से
जुड़ा हुआ हो तो उन सारे प्रतिरोध का एकल प्रभाव कितने प्रतिरोध का पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? समतुल्य प्रभाव। जैसे कि R1, R2, R3, R4, R5 किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और इन पांचों प्रतिरोध का एक मान कितना होगा उसे क्या कहते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। यानी कि ये पांचों प्रतिरोध मिलकर इस विद्युत धारा पर कितना ओम का प्रतिरोध वाला असर डाल रहा है उसे क्या कहते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। यानी सारे प्रतिरोध का एक प्रभाव ही क्या कहलाता है? समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे प्रतिरोधों को सीधा सीधा क्या करिए? जोड़ दीजिए। सीधा सीधा क्या करिए? जोड़ दीजिए। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान सारे प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान सारे प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। सारे प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। क्लियर? जैसे दोस्तों कि एक चालक तार है, एक चालक तार है, ये सब किस क्रम में जुड़ा हुआ है? मान लीजिए 8 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 1.5 ओम, ये सारे प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? किस क्रम में जुड़े हुए हैं? आप कैसे कह सकते कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं? क्योंकि सारा एक ही चालक तार से जुड़ा हुआ है, सारा एक ही चालक तार से। अब इस एक चालक तार से जो इतने सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो इन सारे प्रतिरोध का एक मान क्या हो सकता है? उसे ही कहेंगे क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इन सभी प्रतिरोधों का एक एकल मान जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहता है, वो निकालने के लिए आप सीधे सारे प्रतिरोधों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। 8 2 10, 1 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21.5 ओम। यानी कि इन सारे प्रतिरोध का कितना प्रभाव इस विद्युत परिपथ में पड़ रहा है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध का मान बड़ा हो जाता है। सॉरी, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम से जुड़े सारे प्रतिरोधों से क्या होता है? बड़ा होता है। सारे प्रतिरोधों से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है तो उसे किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अगर आपको विद्युत परिपथ में बहुत ज्यादा चाहिए प्रतिरोध तो आप प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार करेंगे? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? सीरीज कॉम्बिनेशन समझ गए सब कुछ? एक बार रिवीजन कर लेते, उसके बाद हम पैरेलल पर आएंगे। जब सारा प्रतिरोध या प्रतिरोध युक्त विद्युत उपकरण, जब सारा प्रतिरोध या प्रतिरोध युक्त विद्युत उपकरण एक ही चालक तार से जुड़े हो, एक ही चालक
तार से जुड़े हो, एक ही चालक तार से जुड़े हो, एक ही चालक तार से जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे यहाँ पर ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। यहाँ पर भी तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। क्यों है? तो सारा प्रतिरोध एक ही चालक तार से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? दूसरी बात याद रखना है कि इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है? धारा का मान क्या होता है? समान होता है। धारा का मान क्या होता है? समान होता है। धारा का मान क्या होता है? समान होता है। अगर आप इन तीनों को विद्युत स्रोत से जोड़ दिए हैं और विद्युत स्रोत से अगर R1 में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो निश्चित ही R2 में 1 एम्पियर की धारा बहेगी, R3 में भी 1 एम्पियर की धारा बहेगी। उसके बाद तीसरा विशेषता ये याद रखना है, इस संयोजन में वोल्ट का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। वोल्ट का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। वोल्ट का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी R1 में 110 वोल्ट है तो निश्चित ही R2 में 110 वोल्ट नहीं होगा, निश्चित ही R3 में भी 110 वोल्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि इस विद्युत स्रोत को 220 वोल्ट वाले में जोड़ दीजिएगा, R1 में 220 वोल्ट जाएगा, लेकिन R2 में वोल्ट का मान घट जाएगा, R3 में वोल्ट का मान और भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर? यानी कि जो प्रतिरोध विद्युत स्रोत के निकट रहेगा उसमें वोल्ट का मान ज्यादा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वोल्ट का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान, श्रेणी क्रम संयोजन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान सारे रेसिस्टेंस के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध का मान सारे प्रतिरोध के मान से क्या होता है? बड़ा होता है। सारे प्रतिरोध के मान से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोधों को प्राप्त करना है तो निश्चित ही प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे? किस क्रम में जोड़ेंगे? क्लियर हो गया? समझ गए? अब दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन, जब एक से अधिक प्रतिरोध को अलग अलग चालक तार में संयोजित करते हैं, अलग अलग चालक तार में संयोजित करते हैं, जैसे कि R1, R2, R3, R4, ये संयोजन एक साथ सब यहां से निकला है, लेकिन सब अलग अलग चालक तार में है, सब अलग अलग चालक तार में। फिर इन सब को जोड़ करके एक अलग तार निकाले, एक अलग तार निकाले, तो जब सारा प्रतिरोध अलग अलग तार में संयोजित होकर रहे तो संयोजन के इस तरीके को क्या कहते हैं?
क्लियर हो गया। यानी श्रेणी क्रम में सारा प्रतिरोध एक ही चालक तार से जुड़ा होता है और समांतर क्रम में सारा प्रतिरोध अलग अलग तार से जुड़ा होता है, अलग अलग तार से जुड़ा होता है। बात समझ गए ना। तो जब एक से अधिक प्रतिरोध या एक से अधिक प्रतिरोध युक्त विद्युत उपकरण अलग अलग चालक तार में संयोजित रहे तो संयोजन के इस तरीके को क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन की पहली विशेषता है कि सभी प्रतिरोध में विभवांतर यानी कि वोल्ट का मान क्या होता है? समान होता है। वोल्ट का मान क्या होता है? समान होता है। लेकिन सभी प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान नहीं होता है। विद्युत धारा का मान समान नहीं होता है। विद्युत धारा का मान समान, अगर समांतर क्रम में इसमें 220 वोल्ट है तो इसमें भी 220 वोल्ट होगा, इसमें भी 220 वोल्ट होगा, इसमें भी 220 वोल्ट होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध संयोजित हैं सब में वोल्ट का मान क्या होता है? लेकिन सब में विद्युत धारा का मान समान नहीं होता है। सब में विद्युत धारा का मान समान नहीं होता है। अब इसमें हम समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ दिए थे, निकल गया था ना। लेकिन समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए दोस्तों, यहां से एक वायर निकला, यहां से एक वायर निकला और इसमें 3 प्रतिरोध है, ठीक है ना। तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? अगर ये तीनों प्रतिरोध हैं तो ये किस क्रम में जुड़े हैं? किस आधार पर ये निर्णय लिया कि समांतर क्रम में है? अब इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध, क्या समतुल्य प्रतिरोध का मतलब जान गए ना? संयोजित सभी प्रतिरोधों का एक मान ही सारे प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 1/। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध इसी सूत्र से निकलते हैं। समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध इसी सूत्र से निकलते हैं। जैसे R1 कितना है? 2 ओम, R2 कितना है? 4 ओम और R3 कितना है? 6 ओम। और अगर इन तीनों प्रतिरोध का हम समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहे तो 1/R इक्विवेलेंट, R1 का मान कितना है? 2, R2 का मान कितना है? 4 6। अब इसको जोड़ दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो 6 3 9 2 11 बटे, यानी 1/R इक्विवेलेंट बराबर 11/12, यानी R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 12/11, 12/11। ये हो जाएगा दोस्तों 1.09 ओम, लगभग में 1.09 ओम। यानी कि आप देखिए 1.09 ओम 2 से भी कम है, 4 से भी कम है और 6 से भी कम है। यानी समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध निकलते हैं वो सभी प्रतिरोधों के मान से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध निकलते हैं वे सारे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के मान से क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना?
आइए एक बार समझ लेते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर है। अंतर तो आप स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले जानिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते कैसे हैं। हम प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं। विद्युत परिपथ में इच्छा के अनुसार विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए ही क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। हम प्रतिरोधों का संयोजन इसलिए करते हैं कि ताकि इच्छा के अनुसार विद्युत धारा हम विद्युत परिपथ में प्राप्त। मुख्य रूप से प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से। अब श्रेणी क्रम संयोजन में सारे प्रतिरोध एक ही चालक तार से जुड़े होते हैं। सारे प्रतिरोध एक ही चालक तार से जुड़े रहते हैं, जबकि समांतर क्रम में सारा प्रतिरोध अलग अलग तार से जुड़े होते हैं, अलग अलग तार से जुड़े होते हैं। क्लियर। उसके बाद इस प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। धारा का मान क्या होता है, समान होता है। जबकि समांतर क्रम में धारा का मान समान नहीं होता है। धारा का मान समान नहीं होता है। धारा का मान समान नहीं होता है। तीसरा, श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्ट का मान समान नहीं होता है। वोल्ट का मान समान नहीं होता है। वोल्ट का मान समान नहीं होता है। जबकि समांतर क्रम में वोल्ट का मान यानी विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। वोल्ट का मान क्या होता है, समान होता है। वोल्ट का मान क्या होता है, समान होता है। वोल्ट का मान क्या होता है, समान होता है। क्लियर बात समझ गए। श्रेणी क्रम संयोजन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डायरेक्ट सारे रेसिस्टेंस को जोड़कर निकाला जाता है। डायरेक्ट सारे रेसिस्टेंस को जोड़कर निकाला जाता है, जबकि समांतर क्रम में जोड़कर नहीं निकाला जाता है। कुछ इस तरह फार्मूले का उपयोग करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को ज्ञात किया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। क्लियर बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी विद्युत परिपथ में इच्छा के अनुसार विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध का संयोजन कितने तरह से। जब सारा प्रतिरोध एक चालक तार से जुड़ा है और अलग अलग चालक तार से जुड़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन के सारे प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान होता है। जबकि समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान सारे प्रतिरोध में समान नहीं होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्ट का मान क्या होता है, समान नहीं होता। यानी श्रेणी क्रम संयोजन के सारे प्रतिरोध में विभवांतर का मान समान, जबकि समांतर क्रम में वोल्ट का मान क्या होता है,
समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सारे प्रतिरोध को मिलाकर जो एक प्रतिरोध बनेगा, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं देख लिए ना। श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध निकलता है उसका मान बहुत बड़ा हो जाता है, सारे प्रतिरोधों के मान से बड़ा हो जाता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में कुछ इस तरह फार्मूले का उपयोग करके हम निकालते हैं समतुल्य प्रतिरोध, और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान सारे प्रतिरोधों के मान से क्या होता है, कम होता है। अगर किसी विद्युत परिपथ में हमें अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता है तो हम उन सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और अगर कम प्रतिरोध की आवश्यकता है तो हम उन्हें समांतर क्रम में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से करनी चाहिए, जबकि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से करनी चाहिए। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब दोस्तों, आप अपने क्लासरूम में जितने भी विद्युत उपकरण लगा है, ध्यान रखिएगा, किसी भी विद्युत उपकरण के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है। तो सारे विद्युत उपकरण का अपना प्रतिरोध होता है। तो विद्युत उपकरण जो जुड़े रहते हैं उन्हें भी आप प्रतिरोधों का संयोजन कह सकते हैं। बात समझ गए ना। जितने भी विद्युत उपकरण है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, घड़ी है, कैमरा है, जो नहीं है वो भी है, जो आप जानते हैं वो भी, सब विद्युत उपकरण में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होते हैं। तो विद्युत उपकरण जब आपस में जुड़े हुए हैं तो उस संयोजन को भी हम विद्युत उपकरण से जुड़े हुए हैं, उस विद्युत उपकरण के जुड़ने के प्रक्रिया को भी हम प्रतिरोधों का संयोजन कह सकते हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि घरों में जो विद्युत उपकरण जुड़ा हुआ होता है या घरों में प्रतिरोध युक्त विद्युत उपकरण को हम समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, केवल समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आप अपने क्लासरूम में भी देखिए, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है ना। पंखा के लिए अलग तार बोर्ड से निकला हुआ है, इस ट्यूबलाइट के लिए अलग तार बोर्ड से निकला हुआ है। जब चालक तार एक से अधिक हो जाए तो सिंपल सी बात है कि आप कहिएगा कि ये समांतर क्रम में है। तो घरों में जो विद्युत उपकरण है, जो प्रतिरोध युक्त विद्युत उपकरण है, उसे श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, उसे केवल और केवल समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आखिर घरों में सारे विद्युत उपकरणों को या प्रतिरोध युक्त विद्युत उपकरणों को क्यों समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, क्यों श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, इसका कारण समझने का कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा कारण है कि मान लीजिए दोस्तों, श्रेणी क्रम में यहां पर टीवी लगा दिए, यहां पर फ्रिज लगा दिए, यहां पर क्या लगा दिए, एसी, है कि ना। और ये है दोस्तों बोर्ड, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि टीवी, फ्रिज, एसी किस क्रम में जुड़ा हुआ है, क्यों? तो घरों में श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं किया जाता है। पहला कारण क्या जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़िएगा आपको स्विच मिलेगा केवल एक। श्रेणी क्रम में अगर आप सारे प्रतिरोधों को या विद्युत उपकरणों को जोड़ देंगे, आपको स्विच मिलेगा केवल एक। अगर चलाना है तो सब चलेगा, बंद करना है तो सब बंद होगा।
श्रेणी क्रम में अगर आप विद्युत उपकरणों को जोड़ेंगे तो सारे विद्युत उपकरणों को एक बार ही चलाना पड़ेगा और एक बार ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम से जुड़े विद्युत उपकरणों में सबके लिए आपको स्विच कितना मिलेगा? एक। अब घर में ऐसा कर देंगे तो मारे न होगा जी, है कि नहीं? टीवी चलाना है तो फ्रिज एसी भी चलते रहेगा तब टीवी चलेगा। तो घरों में हम श्रेणी क्रम का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में एक ही स्विच उपलब्ध होगा सारे विद्युत उपकरणों के लिए, और उन सभी को एक साथ ही उपयोग करिए या एक साथ ही बंद करिए जो घर के लिए संभव है। अब वहीं समांतर क्रम में सबके लिए आपको अलग अलग स्विच मिलेगा। टीवी के लिए अलग, फ्रिज के लिए अलग, एसी के लिए अलग। जिसको चलाना है चलाइए और जिसको बंद करना है बंद कर दीजिए। तो घरों में विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि समांतर क्रम में अलग अलग विद्युत उपकरण के लिए अलग अलग स्विच मिलते हैं, जिसे हम जब चाहे तब उपयोग कर सकते हैं, जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में ये सुविधा हमें नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? दूसरा, घरों में आखिर हम समांतर क्रम में ही विद्युत उपकरण को क्यों जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम का आखिर इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसका दूसरा कारण समझिए। आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में सब में विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है। अगर यहां 1 एम्पियर है तो यहां भी 1 एम्पियर, यहां भी 1 एम्पियर। तो घरों में श्रेणी क्रम का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में सारे विद्युत उपकरण को एक ही विद्युत धारा प्राप्त होगी, जबकि हमारे घरों में जितने भी विद्युत उपकरण है सब अलग अलग विद्युत धारा का इस्तेमाल करता है। बल्ब को कम विद्युत धारा चाहिए, टीवी को ज्यादा चाहिए, कूलर को उससे भी ज्यादा चाहिए, एसी को उससे भी ज्यादा चाहिए। तो हमारे घरों में जो भिन्न भिन्न तरह के विद्युत उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, वे अलग अलग विद्युत धारा का खपत करते हैं, और अलग अलग विद्युत धारा विद्युत उपकरणों को मिलना श्रेणी क्रम में संभव नहीं है। श्रेणी क्रम में सबको एक ही विद्युत धारा मिलेगा, और एक ही विद्युत धारा मिलेगा तो क्या लगता है कि घर में विद्युत उपकरण ठीक से काम करेंगे? दूसरा कारण समझ गए। तीसरा कारण है दोस्तों, तीसरा कारण है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सब में वोल्ट का मान एक समान नहीं होता। श्रेणी क्रम संयोजन में सब में वोल्ट का मान एक समान नहीं होता, जबकि हमारे घरों में जितने भी विद्युत उपकरण हैं वो सब कितने वोल्ट पर काम करने वाले? 220 या कभी कभी 230 होता है। तो भारत में जितने भी विद्युत उपकरण बनाने वाले कंपनी है, वे विद्युत उपकरणों को कुछ इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि सभी विद्युत उपकरणों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता है? 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। एसी चलेगा 220 वोल्ट पर, बल्ब जलेगा 220 वोल्ट पर, ठीक है। उसके बाद फ्रिज चलेगा 220 वोल्ट पर, मोबाइल चार्ज होगा 220 वोल्ट पर। यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाले सभी विद्युत उपकरण समान विभवांतर पर काम करने वाले होते हैं, और समान विभवांतर श्रेणी क्रम में मिलेगा नहीं। समान विभवांतर किसमें मिलेगा?
समांतर क्रम में मिलेगा। और यही कारण है कि हम घर में समांतर क्रम ही में ही विद्युत उपकरणों को लगाते हैं, श्रेणी क्रम में विद्युत उपकरणों को। और चौथा कारण है कि श्रेणी क्रम में अगर एक विद्युत उपकरण खराब हो गया तो ये सब काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। चाइनीज लाइट देखे ना, भूकभुकिया लाइट, उसमें बीच में कोई एक लाइट खराब होगा सब जलना बंद कर देगा, क्योंकि चाइनीज लाइट जो होते हैं, चाइनीज भूकभुकिया लाइट जो दिवाली समय लगाते हैं, ठीक है, भूकभुकिया समझते हैं जी। हो सकता है बहुत नहीं भी समझे, गांव की भाषा है। तो वो सारा लाइट जुड़े होते हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब बीच में एक को खराब होगा सब जलना बंद। तो श्रेणी क्रम में एक कारण है कि श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत उपकरणों में कोई एक खराब होगा ना, बाकी सब में विद्युत धारा नहीं पहुंच पाएगा और सारा विद्युत उपकरण काम करना बंद कर देगा। समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब अलग अलग तार से जुड़ा रहता है, एक खराब होता है तो दूसरा को उस पर कोई प्रभाव। क्लियर हो गया, बात समझ गए। तो घरों में हम प्रतिरोध युक्त विद्युत उपकरणों को केवल समांतर क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं। और इसके कुल कितने कारण है, 4 कारण को आप पढ़िए, अपने से पढ़िए। श्याम सुंदर कुमार कर चुनमुनिया बोल को बोलते हैं, चुनमुनिया नहीं चुकभुकिया बोलते हैं जी, ठीक है। या हो सकता है किसी गांव में थोड़ा गांव के भाषा में अंतर हो सकता है, जैसे बिहार के कोसी इलाकों की गांव की भाषा मगध इलाके के गांव की भाषा से थोड़ा अलग है। और आजकल तो सब पंचायत वेब सीरीज देखकर बहुत कुछ समझने लगा क्या। और आजकल वेब सीरीज का चलन ऐसा कि आने वाले समय में लगता है सिनेमा हॉल में रिलीज हो जाएगा वेब सीरीज, क्या फिल्म के जगह वेब सीरीज रिलीज होगा। सोच रहे एक वेब सीरीज हम भी बनाएंगे। अभी सोचे है राइटिंग खुद करेंगे अपना से, ठीक है, जब होगा तो बताएंगे, ठीक है। हाँ बस आप सबको नौकरी हो जाए उसके बाद हम वेब सीरीज ही बनाएंगे। क्लियर। आइए दोस्तों अब समझते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में किन्हीं कोई दिक्कत नहीं ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल क्या है। अब विद्युत वाहक बल का संबंध किससे है,
सेल से है। विद्युत वाहक बल का संबंध किससे है? सेल से है। मान लीजिए दोस्तों कि ये सेल है, सेल का यही ना सिंबल, ठीक है, ये सेल, हालांकि यहां पर 3 सेल हो गया और सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, तो ये बैटरी है। और इससे एक बल्ब जुड़ा हुआ है और इसमें विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो ध्यान दीजिए कि जब सेल से जुड़े किसी विद्युत परिपथ पर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सेल से जुड़ा जो ये चालक तार है इससे होकर विद्युत प्रवाहित हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? अगर बल्ब जल रहा है तो निश्चित तौर पर विद्युत प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर की जगह सीधा एम्पियर लिख देते हैं ताकि आप जाने सिर्फ ये कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने सेल से जोड़कर एक विद्युत परिपथ बनाए और इस विद्युत परिपथ में एक बल्ब जोड़कर हम बल्ब जला रहे हैं। अब सेल से जुड़े जो ये चालक तार है इससे विद्युत धारा बह रही है और बल्ब जल रही है। अब दोस्तों अगर इस चालक तार से होकर विद्युत धारा बह रही है तो निश्चित तौर पर इस चालक तार में क्या होगा? प्रतिरोध होगा, क्योंकि जहां विद्युत धारा का गमन होता है वहां पर क्या होता है? कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही होता है। बात समझ गए ना? जहां कहीं भी विद्युत धारा का गमन हो रहा है या जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा का गमन होता है तो उस चालक तार में कुछ ना कुछ प्रतिरोध पाए ही जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिरोध पाए ही जाते हैं। प्रतिरोध शून्य केवल सुपर कंडक्टर अति चालक में संभव है। अति चालक को छोड़कर अन्य सारे चालक में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही होता है। तो आप कहिएगा कि नहीं, इस सेल से जुड़ा जो ये चालक तार है इसमें प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। और मान लेते हैं कि हम कितना प्रतिरोध है? R। अब दोस्तों चालक तार से होकर अगर विद्युत धारा गमन हो रहा है तो इसका मतलब है बैटरी से होकर भी क्या गमन कर रहा है? विद्युत धारा, है कि नहीं है? अगर बैटरी के भीतर विद्युत धारा गमन नहीं कर रहा है तो बैटरी से जुड़े चालक तार में विद्युत धारा गमन होगा? होगा बताइए? नहीं ना होगा। तो बैटरी से जुड़े विद्युत परिपथ के चालक तार में अगर विद्युत धारा बह रही है तो ये तो श्योर है दोस्तों कि बैटरी के अंदर भी विद्युत धारा बह रही है। अंतर बस इतना होता है कि बैटरी के भीतर विद्युत धारा किसके कारण बहती है? आयन के कारण, और चालक तार में विद्युत धारा बहता है। लेकिन विद्युत धारा अगर चालक तार में बह रही है तो निश्चित ही एक विद्युत धारा बैटरी के अंदर बह रही है, वही निकलकर इस चालक तार में प्रवाहित हो रही है। और अगर बैटरी के अंदर विद्युत धारा बह रही है तो निश्चित ही बैटरी के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। और बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं क्या? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। और मान लीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R है, छोटा R है। क्लियर? अब इस बैटरी से मान लीजिए कि आपको विद्युत धारा प्राप्त हो रहा है कितना? I एम्पियर। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल जिसको ई में ही इंडिकेट करते हैं बराबर होता है IR प्लस। क्लियर हो गया? जहां R बैटरी का
या सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और आर बैटरी से जुड़े चालक तार का प्रतिरोध है और आई उस विद्युत धारा का मान है जो बैटरी के द्वारा परिपथ में प्रवाहित किया जा। क्लियर हो गया? समझ गए? एक सेल का विद्युत वाहक बल का मान जूल में ऊर्जा का वह परिमाण है जो सेल सहित विद्युत परिपथ में एक कूलम आवेश को प्रवाहित करने में खर्च होता है। अगर विद्युत वाहक बल का परिभाषा सोचिएगा कि इस विद्युत वाहक बल का क्या परिभाषा होता है, तो विद्युत वाहक बल का परिभाषा है कि विद्युत वाहक बल जूल में ऊर्जा का वह मान है जो सेल सहित विद्युत परिपथ में एक कूलम आवेश को प्रवाहित करने में खर्च होता है और इसका मान होता है IR प्लस IR, जहां छोटा आर क्या है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और बड़ा आर क्या है? और विद्युत वाहक बल का मान IR प्लस IR और विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं ना? एक बार पढ़िए, विद्युत वाहक बल को पढ़िए तो सीधा याद रखिए विद्युत वाहक बल E बराबर IR प्लस I सेल से प्राप्त होने वाला विद्युत धारा, R सेल से जुड़े चालक प्रतिरोध का चालक तार का प्रतिरोध और छोटा r सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध है। सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बताइए। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिसमें समांतर श्रेणी दोनों है वही मिक्स्ड है। मिक्स्ड संयोजन का यूज कहाँ होता है? घर में ही होता है दोस्तों। विद्युत वाहक बल का संबंध किससे है? सेल से है। विद्युत वाहक बल का संबंध किससे है? सेल से है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, सेल का विभवांतर बराबर क्या होगा? लेकिन सेल का विद्युत वाहक बल IR प्लस, और सेल के विद्युत वाहक बल का मान हमेशा उसके विभवांतर से क्या होगा? बड़ा होगा। सेल के विद्युत वाहक बल का मान सेल के विद्युत वाहक बल का मान सेल के विभवांतर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। विद्युत वाहक बल को भी वोल्ट मीटर से मापते हैं और विभवांतर को भी वोल्ट मीटर से मापते हैं। जब सेल से धारा बह रही है और तब वोल्ट मीटर लगाइएगा तो वोल्ट मीटर तब क्या मापेगा? विभवांतर। जब सेल से धारा बह रही है तब सेल से जुड़े परिपथ में वोल्ट मीटर लगाने पर वोल्ट मीटर किसको मापेगा? और जब सेल से धारा नहीं बह रही है तब सेल से जुड़े विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वह किसको मापेगा? विद्युत वाहक। तो विद्युत वाहक बल को भी वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है और विभवांतर को भी वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जब सेल से जुड़े विद्युत परिपथ में धारा बह रही हो तो उस दशा में वोल्ट मीटर लगाने पर वोल्ट मीटर किसका अंकन करेगा? और जब सेल से जुड़े विद्युत परिपथ में धारा नहीं बह रही है तब उस समय उस परिपथ में वोल्ट मीटर लगाएंगे तब वो क्या बताएगा?
तो जब धारा नहीं बह रही है तब वोल्ट मीटर किसको मापेगा, और जब धारा बढ़ रही है तब वोल्ट मीटर किसको मापेगा। विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट है और विद्युत वाहक बल का भी एसआई मात्रक। एक सेल का विभवांतर सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा और सेल से जुड़े तार के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी विभवांतर बराबर आई आर। लेकिन एक सेल का विद्युत वाहक बल का मान आई आर प्लस आई आर। किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल का मान उस सेल के विभवांतर से क्या होता है, बड़ा होता है। किसी भी सेल के विभवांतर का मान उसके विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। विद्युत वाहक बल का मान किससे मापते हैं, विभवांतर का मापन। क्लियर हो गया, विद्युत वाहक बल समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, अब तक इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहला फार्मूला पढ़े थे, V बराबर W बाय, उसके बाद पढ़े थे I बराबर, और उसके बाद पढ़े V बराबर आई आर। ये तीन फार्मूले तो अब तक पढ़ चुके हैं, जहां V विभवांतर है, W कार्य है, Q आवेश है, I विद्युत धारा है, T समय है, Q आवेश है, V विभवांतर है, I विद्युत धारा है, R। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़े थे V बराबर W बाय Q, I बराबर Q बाय T, अभी बराबर आई आर। ये तीन फार्मूले अब तक पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब इसी फार्मूले से हम समझेंगे इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क यानी कि विद्युत कार्य, इलेक्ट्रिक वर्क यानी कि विद्युत कार्य, विद्युत कार्य, इलेक्ट्रिक वर्क। अब विद्युत कार्य क्या है, तो कार्य तो आप जानते हैं, कार्य के बारे में आप पढ़े थे। लेकिन विद्युत कार्य तब होता है जब किसी चालक तार से आवेश का प्रवाह हो, जब किसी चालक तार से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है, तब संपन्न होता है क्या, तो विद्युत कार्य तब संपन्न होता है जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है या चालक तार से आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह कह लीजिए या विद्युत धारा कह लीजिए, बात बराबर है, क्योंकि आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो इस कार्य का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहला कार्य फार्मूला में पढ़े थे V बराबर, तो W बराबर VQ यानी कि विभवांतर गुना, तो किसी विद्युत परिपथ में चालक तार से प्रवाहित आवेश और विभवांतर का गुणनफल किए गए कार्य के बराबर होते हैं। यानी विद्युत कार्य विभवांतर गुना आवेश, चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर और उसमें प्रवाहित आवेश को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो विद्युत कार्य बराबर विभवांतर गुना W बराबर VQ। अब आप जानते हैं दोस्तों कि I बराबर क्या होता है, Q बाय T, तो Q बराबर क्या होगा, अब W बराबर क्या होता है VQ, तो W बराबर VI T होगा कि नहीं होगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है IT। अब जानते हैं, अभी तक आप जान गए कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुना
समय। अब W बराबर भी Q, अब Q की जगह इस मान को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो विद्युत कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश, विद्युत कार्य बराबर विभवांतर गुना विद्युत धारा गुना समय। तो विद्युत कार्य W बराबर भी Q, विद्युत कार्य W बराबर भी आई T। अब एक तीसरा फॉर्मूला हम निकालते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि विद्युत धारा में I बराबर यानी V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। I बराबर क्या हो जाएगा? अब I का मान यहां देंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर T बाय R। V स्क्वायर T बाय R हो जाएगा कि नहीं? अगर I का मान V बटे R यहां पुट करेंगे, V बटे R पुट करेंगे तो V गुना V क्या हो जाएगा? V स्क्वायर गुना T बटे। अब दूसरा कि आप V का ही मान यहां पर रख दीजिए, V बराबर, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत कार्य को हम कितने फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं? कितने फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं? 4 फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। कार्य बराबर भी क्यू, कार्य बराबर भी आई टी, कार्य बराबर भी स्क्वायर टी बाय आर, कार्य बराबर आई स्क्वायर। क्लियर हो गया? सबसे पहला फॉर्मूला था, सबसे पहला फॉर्मूला जो आप पढ़े थे, ये बोर्ड थोड़ा स्लो हो गया, इसको देखिएगा, रिफ्रेश सब कर दीजिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े थे कि W बराबर वी क्यू। अब दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे भी आई टी, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? आई टी। फिर हम पढ़े थे आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि V बराबर आई आर। फिर V स्क्वायर टी बाय आर, क्योंकि I बराबर होगा V बटे आर। क्लियर? तो किसी भी विद्युत परिपथ में किया गया कार्य विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर होते हैं। विभवांतर विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होते हैं। विद्युत धारा के वर्ग प्रतिरोध और समय के गुणनफल के बराबर होते हैं। विभवांतर स्क्वायर गुना समय बटे प्रतिरोध के बराबर होते हैं। आप किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करके विद्युत कार्य को निकाल सकते, और नोट में अच्छी तरह से निकाला हुआ है। हमको नहीं लगता उसमें किसी को दिक्कत होने वाला है। एक एक फॉर्मूला को विस्तार पूर्वक समझाते हुए सारा कुछ नोट में निकाला हुआ है। आप विद्युत कार्य निकाल सकते हैं। अब अगर हम विद्युत परिपथ में विद्युत कार्य को निकाल लिए हैं तो फिर विद्युत शक्ति को भी आसानी से क्या कर सकते हैं? विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। किए गए कार्य और कार्य संपन्न होने में लगे समय को भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा? विद्युत शक्ति। अब अगर आपको कार्य W बराबर निकल गया है भी क्यू, W बराबर भी क्यू, तो शक्ति बराबर भी क्यू बाय टी। अगर कार्य बराबर निकला भी आई टी, तो शक्ति बराबर भी आई टी बाय टी, यानी क्या? भी आई। अब W बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो शक्ति P बराबर होगा W बाय टी, यानी आई स्क्वायर आर टी बाय टी, यानी कि आई स्क्वायर आर। अब W बराबर भी स्क्वायर टी बाय आर, तो शक्ति बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर टी बाय आर बटे टी, यानी भी स्क्वायर बाय आर टी। ओ हाँ, बी स्क्वायर बाय आर। क्लियर? बी स्क्वायर बाय आर। समझ गए? कार्य और शक्ति का फॉर्मूला समझे? उसको एक बार फिर घर पर कार्य और शक्ति का सारा फॉर्मूला देख लीजिएगा और मिलिए अगले क्लास में। विद्युत कार्य और विद्युत शक्ति के फॉर्मूला का रिवाइज कर ही लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हुआ हो।
लेकिन इसमें कुछ है नहीं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का समतुल्य मान कैसे निकलेगा, ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा। क्या रेसिस्टेंस?